वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। फहद साहब से बात हो रही थी, हमारे साथ एक कॉलर थे। फहद साहब, मैं उम्मीद करता हूं हमारे साथ ही होंगे। हेलो जी 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 सर, मैं लाइन पे हूँ। जी। अच्छा, आपका देखें, पहला सवाल ये था कि अगर 7 साल हो जाएं तो फ़ौरन एप्लीकेशन करनी चाहिए या जितना लेट करें। देखें, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा बच्चे को या फैमिली को यहाँ पे रहते हुए टाइम हो जाए उतना उनकी जो है वो के स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, डिपेंड करता है कि उनका स्टेटस इस वक्त क्या है। अगर तो कोई इलीगल है, ओवर स्टे है, तो फिर जितने जल्दी जब उनका टाइम पूरा हो जाए 7 साल का तो फिर उनको कर देना चाहिए। जी जी। लेकिन अगर किसी का के पास वीज़ा है अभी 1-2 साल का, 3 साल का, तो फिर वेट किया जा सकता है। तो अगर उनके पास वीज़ा नहीं है पेरेंट्स के पास या किसी के पास, तो फिर उनको चाहिए जो ही बच्चा 7 साल का हो तो एप्लीकेशन कर देनी चाहिए। आपका दूसरा सवाल था कि इलीगल एंट्री या वो तो अगर चूँकि ऑब्वियसली अगर इलीगल एंट्री है थ्रू आउट ओवर स्टे हैं तो उस चीज़ को देखा जाएगा। लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर बच्चे को यहाँ पे रहते हुए 7 साल हो जाएं तो उस बेसिस पे होम ऑफिस एप्लीकेशन अप्रूव कर सकती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर जी, मैं राहिल बात कर रहा हूँ लंदन से। जी राहिल साहब, बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है सर जी, मैंने क्या नाम है, ब्रिटिश सिटीजन के लिए अप्लाई किया हुआ है, जो नेशनलाइजेशन है। तो फरवरी में मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ इसमें कितना टाइम लगता है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा छोटा भाई है, 10 टूर वीजे पे आया था पाकिस्तान से, तो उसके बाद वो ओवर स्टे हो गया तो वापस नहीं गया, उसका वीजा का ठेल हो गया। तो मैं क्या अगर मुझे ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल जाती है, मैं उसकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ? ये क्वेश्चन था मेरा। जी देखिए, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक था, नॉर्मली तकरीबन अराउंड 6 महीने के अंदर अंदर आम तौर पे एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। लेकिन एज अ गाइडलाइन तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है। आपका छोटा भाई जो है वो आप ब्रिटिश सिटीज़न जब हो जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली कानून में कोई ऐसी यूके के इमिग्रेशन कानून में ऐसी कोई वो नहीं है कि अगर आपका भाई जो है वो यहाँ पे है तो आप उसको स्पॉन्सर कर सकें। हाँ, ये है कि अगर आप के भाई अगर आपका पाकिस्तान में आपके भाई का कोई भी नहीं है और डिपेंडिंग ऑन हिज सिचुएशन कोई किसी तरीके से वो आप पे डिपेंडेंट है, कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं या वो अगेन वो डिपेंड करता है कि उसके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, उस बेसिस पे वो प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ की बेसिस पे कि जी आप उनके भाई यहाँ पे हैं और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप पे वो डिपेंडेंट हैं, या ये तो मैं आपको एक जनरल सी बातें बता रहा हूँ। तो डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन क्या है। जनरली स्पीकिंग अगर जो आपका भाई है, छोटे भाई को जो आप ब्रिटिश सिटीज़न हो भी जाते हैं तो आप उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मैं मिसेस हुसैन बात कर रही हूँ। मेरा सवाल विजिट वीज़ा से रिलेटेड है। विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे अपनी सिस्टर के लिए अप्लाई करना है, तो क्या उसके लिए स्पॉन्सरशिप यहाँ से भेजनी ज़रूरी है, जबकि उनके हस्बैंड भी उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो अमेरिका से उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं? देखिए, विज़िट वीज़ा की जो मेन जो 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 रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक तो जो विज़िट के लिए आना चाह रहा है वो अपने मुल्क में अच्छा खासा सेटल हो, यानी कि उसके सोशल इकोनॉमिक कनेक्शन जो है, स्ट्रॉन्ग सोशल इकोनॉमिक कनेक्शन अपने मुल्क के साथ, यानी कि जो उनकी फाइनेंशियल हालात हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, वहाँ पे जॉब या बिज़नेस जो भी कुछ वो कर रहे हैं तो वो हो, प्लस फैमिली वगैरह या वो स्ट्रक्चर जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो एक तो ये मेन जो है वो रीज़न है कि जिसकी वजह से लोगों को रिफ्यूज़ किया जाता है जिनके नहीं होते सोशल इकोनॉमिक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग। तो अगर स्पॉन्सरशिप का जहाँ तक आपने कहा था तो वो कोई मस्ट नहीं है कि यहाँ से आप स्पॉन्सर करें। अगर कोई अपने आप को ख़ुद सारा सपोर्ट कर सकता है तो कोई मस्ट नहीं है कि आप अपनी सिस्टर को स्पॉन्सर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक सपोर्टिंग लेटर दे सकती हैं कि जी वो आपको यहाँ पे मिलने के लिए आ रही हैं, लेकिन वो ख़ुद ही अगर सारा ख़र्चा वगैरह उठाएंगी तो वो सारा कुछ अपना ख़ुद लगा सकती हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मेरा नाम कीर्ति है जी और मेरे हस्बैंड के बीच में डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉब्लम हो गया था। जी जी मेरे पास इंडेफिनिट है, उसके डिपेंडेंट में मिला था मुझे। तो मुझे ये जानना था कि वो ना मैं अभी इंडेफिनिट ब्रिटिश नेशनलिटी अप्लाई कर सकती हूँ?
आपको यहाँ पे रहते हुए कितना अरसा हो गया? मुझे 9 साल हो गए यहाँ पे। लीगल मेरा बच्चा ब्रिटिश है, आप बच्चे का नहीं, ब्रिटिश आपको पासपोर्ट है। आप कानूनी तौर पे रहते हुए 9 साल हो गए? हाँ हाँ जी, लीगली हाँ। लीगली। और यहाँ पे और आपको इनडेफिनेट मिले हुए कितना अरसा हो गया? इंडेफिनिट मिले ना अभी नेक्स्ट जुलाई को, जुलाई 10 को 1 साल पूरा होगा, मुझे जी, खत्म होगा 1 तो साल। जब आपको जुलाई जब साल पूरा हो जाएगा ना, हाँ जी। तो फिर आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगी। अच्छा, उसके बाद मैं अप्लाई कर सकती हूँ? जी बिल्कुल कर सकती हैं। सही है। और मैं एक और सवाल पूछना चाहती थी। जी जी पूछिए। मेरे हस्बैंड का डोमेस्टिक वायलेंस का ऑलरेडी क्रिमिनल केस बन चुका है उसका, यहाँ पे ये दूसरा ऑफेंस था, पहला ऑफेंस भी बन चुका है उसके ऊपर। तो अभी जाके वो नेशनैलिटी अप्लाई कर सकता है? वो मेरे घर वालों को डरा रहा है कि मैंने अप्लाई कर दिया, आपकी बेटी नहीं अप्लाई कर पाएगी। देखिए, अप्लाई करने को तो वो कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर उनका क्रिमिनल कन्विक्शन वगैरह है तो उनको चांस यही है कि वो रिफ्यूज़ कर देंगे होम ऑफिस उनकी नेशनैलिटी को, अगर अभी उनको रिसेंटली कन्विक्शन हुई है तो। बिकॉज हम दोनों को साथ में ही मिला था इंडेफिनिट स्टे, तो उसका लॉस हो गया। अभी जब ये मसला सारा हुआ उसके दौरान उसका लॉस हो गया, पासपोर्ट और वो सब। नहीं तो वो जानबूझ के गिरा दिया, पता नहीं। नहीं, उनके पास इंडेफिनेट तो है ना? नहीं है, अभी तो नहीं है। वो बोल रहा था पर उसने खो दिया, ऐसे बोल रहा है होम देखिए, ऑफिस को और सबको बोल रहा है कि मैंने खो दिया है, मेरा लॉस हो गया है, देखें पासपोर्ट और दोनों। जी जी, देखें खोना और बात होती है। अगर किसी का पासपोर्ट गुम जाए तो उसका ये मतलब, किसी का ब्रिटिश पासपोर्ट है और वो गुम जाए तो उसका ये मतलब तो नहीं होता कि वो ब्रिटिश सिटीजन भी नहीं रहा, वो दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो खोना तो और बात होती है। लेकिन बहरहाल नहीं, अभी चूँकि आपने मुझे कहा है कि उनको कन्विक्शन हुई है अभी डोमेस्टिक वायलेंस के बेसिस पे, तो इसलिए चांस ये है कि अगर वो अप्लाई करते भी हैं तो उनको होम ऑफिस रिफ्यूज़ कर दे। जहाँ तक आपका ताल्लुक है, आप जब आपको साल पूरा हो जाए इंडेफिनेट मिले हुए हाँ। तो आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। बहुत अच्छा, तो शुक्रिया। मेरा जी। इंडियन पासपोर्ट है, तो 1 साल के बाद मैं वो नेशनैलिटी और ब्रिटिश पासपोर्ट दोनों अप्लाई कर सकती हूँ? कोई इफेक्ट तो नहीं हो सकता ना इसकी वजह से मेरे पे? नहीं, आप पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, आप पे तो कोई कन्विक्शन नहीं हुई, तो आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? वकास बात कर रहा हूँ लंदन से। जी वकास साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं 2012 में ना मैंने स्पाउस वीज़ा के लिए एप्लीकेशन की थी, जो कि 2012 में ही दिसंबर में जो है ना रिफ्यूज़ हो गई थी, क्योंकि जो है ना मैंने रजिस्ट्री नहीं की थी, मैंने सिर्फ निकाह किया था। अच्छा। तो उसके बाद मुझे राइट ऑफ अपील मिला। हम अपील में गए तो मुझे उन्होंने 6 महीने का वीज़ा दे दिया ना। तो उन्होंने कहा आप रजिस्ट्री करके ले आए। फिर मैंने रजिस्ट्री की और उसके बाद फिर जो है ना उन्होंने कहा कि आप नए सिरे से एप्लीकेशन करें। जब मैं नए सिरे से एप्लीकेशन के लिए गया, उन्होंने मेरा केस होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू पे उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जेन्युइन शादी नहीं है। तो फिर अभी हम अपील में गए, तो ये लास्ट वीक ही मेरी अपील जो है ना वो अलाउड होगी। मैंने आपसे ये पूछना था, अपील तो मेरी अलाउड होगी है, मेरा 4.5 साल का इसके बीच में गैप है ना, सारी एप्लीकेशन प्रोसेस को 4.5 साल लग गए हैं। मैंने ये पूछना था, अभी मुझे 2.5 साल को उन्होंने एज ए स्पाउस जो अलाउड किया है, उसके बाद मैं इनडेफिनिट के लिए स्टेट जा सकता हूँ? अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि आपको 5 साल स्पाउस वीज़े पे पूरे करने पड़ेंगे। आप ठीक है कि आपको होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ किया और अल्टीमेटली आपको आपकी अपील अलाउ हो गई, लेकिन आपकी अपील चूँकि अभी रिसेंटली अलाउ हुई है और वीज़ा आपको ऑब्वियसली उसके बाद ही मिला है या मिलेगा, तो आपको 5 साल स्पाउस वीज़े पे कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। नहीं, मेरी एप्लीकेशन जो है वो पिछले उसमें रूल में कंसिडर नहीं होगी। आपकी एप्लीकेशन कब, आपने तो नई एप्लीकेशन की थी ना? फिर जब आपने देखें, जब आपने 2012 में एप्लीकेशन की थी तो उस वक्त आपकी रजिस्ट्रेशन हुई नहीं थी, ठीक है? नहीं, ठीक है। तो आपको उन्होंने 6 महीने का वीज़ा दे दिया, अपील अलाउ हुई। तो फिर उसके बाद जब आपने दोबारा एप्लीकेशन की, हेलो जी, तो वो तो आपने जुलाई 2012 के बाद की होगी ना दोबारा एप्लीकेशन? जी, वो तो मैंने 2014 जून में की है। आपकी एप्लीकेशन जो है, आपकी शादी जुलाई 2012 के बाद हुई?
जो रजिस्ट्री है वो जुलाई जी, 2012 तो आप देखें यहाँ की कानून के हिसाब से ना, जब आप रजिस्टर कराते हैं अपनी शादी, तभी वो लीगल उसका वो होता है ना, उसकी फोर्स होती है। तो उसको लीगली तभी कंसिडर किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, जब आपकी शादी यहाँ के कानून के हिसाब से रजिस्टर हो, अगर आप यहाँ पे हैं, ठीक है। तो चूंकि आपकी 2014 में रजिस्ट्रेशन हुई है, उसके बाद आपने नई एप्लीकेशन की है, तो आप जो है वो पुराने कानून के तहत नहीं आएंगे, आप नए कानून के तहत आएंगे, जिसमें आपको 5 साल स्पाउस वीज़े पे पूरा करना पड़ता है। अच्छा, तो जो मेरा 4.5 साल का पीरियड है ये फिर ज़ाया हो गया सारा? वो उस पे काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपको स्पाउस वीज़ा जो है वो अब इशू हो रहा है। आपकी अपील जो है वो अलाउ जो है वो हुई है, उसके बाद आपको स्पाउस वीज़ा इशू हो रहा है, तो उसमें फिर वो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है उसमें वो कंसिडर नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मुझे आपसे एक दो सवाल करने थे। जी बोलिए। एक्चुअली हमारा 15 दिन पहले 12 जुलाई को होम ऑफिस से लेटर आया, जिसके अंदर उन्होंने हमारे 12 मई को बायोमेट्रिक्स और वो जो पूरा प्रोसीजर होता है, तस्वीरें वगैरह, हमारे 2 बच्चे भी, हमने बच्चों की बेस पर अप्लाई किया हुआ था। आपने किसके लिए अप्लाई किया था? बच्चों की बेस के ऊपर, जो 7 ईयर्स का होता जी है। ठीक है। तो बच्चा हमारा हेलो हेलो, अप्लाई किया था, वो उनका सॉरी, लेटर आया कि आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी। आपने बच्चों की बेसिस पे अप्लाई किया, फिर क्या हुआ? फिर हमें लेटर आया है बायोमेट्रिक्स के लिए। जी जी। तो वो एक्चुअली वो आया था वहां से 12 मई को हमें इशू हुआ है, जो डिलीवर टू अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन बाय मिस्टेक बस पता नहीं क्या हुआ है कि वो हमें रिसीव नहीं हो पाया, और वो रॉयल मेल से पहुंचाया था तो वो कहीं रह गया। अब वो लेटर हमें मिला है 28 को। तो जैसे ही हमें मिला है, हमने रिसीव किया उसको, तो पता चला कि उन्होंने लिखा था उसमें कि ये आपको 2 वीक्स के अंदर अंदर आपने इसको हमें भेजना है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, आपके पास उसमें लिखा होना चाहिए 15 वर्किंग डेज नॉर्मली होते हैं। अच्छा, 15 वर्किंग डे। अच्छा ठीक है। मेरे तो मुझे ये कि अगर 12 मई से देखिए तो 28 तक का जो है ना, वो 2 दिन ऊपर हुए जी। तो हम बस इसी वजह से परेशान हो रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे वकील ने ये कहा है कि हमें दोबारा मंगवाने पड़ेंगे बायोमेट्रिक्स की एप्लीकेशन। देखिए, जहाँ तक मैंने कहा है कि जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, नॉर्मली जो होता है 15 वर्किंग डेज उसमें होता है, लेकिन बहरहाल वो चूंकि लेटर मेरे सामने नहीं है, आपको ही पता होगा एग्जैक्टली किस डेट को वो हो रहा है। अगर तो ऐसा हो भी जाए कि आपकी जो हम एप्लीकेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, और अगर आपकी सक्सेसफुल होती है तो हम आपको रेजिडेंस कार्ड भेज देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये बायोमेट्रिक्स मंगाने का मतलब क्या है, कोई अच्छी बात है? नहीं, बायोमेट्रिक्स जो है ना वो सबके होते हैं, चाहे आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो, रिफ्यूज़ हो, जो भी हो, स्टैंडर्ड हर एक के बायोमेट्रिक होते हैं। जहाँ आपने अभी करा लिए अपने बायोमेट्रिक वगैरह हो गए? जी, हमने उसी दिन जाके करवा दिए थे वो पोस्ट ऑफिस में, और उन्होंने इसमें लिखा था लेटर में कि 19.23 आपको जो है वो पर हेड पे करने हैं जी। लेकिन जब उसने एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट की है तो वो लेडी कहती है कि नो, यू डोंट नीड टू पे बिकॉज़ देयर इज अमाउंट इज जीरो। चलें ठीक है, दैट्स फाइन। अगर वो आपको नहीं पे तो आप मुझे बस प्लीज ये बता दें कि एक तो ये लेट टाइमिंग का जो है, और बस ये बता दें कि अभी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप अपने वकील को बोलें कि वो एक आध लेटर उनको लिख दें कि जी बायोमेट्रिक का जो लेटर था वो इनको लेट मिला था, और जो इनको मिला है इन्होंने बायोमेट्रिक करा दिए, तो जस्ट फॉर रिकॉर्ड्स आपके वकील जो है वो उनको लिख दें। अदरवाइज़ कोई परेशानी वाली बात मुझे नहीं लगती। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी सर जी, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं हरजीत सिंह बात कर रहा हूँ सलाह से। जी हरजीत साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर जी, एक तो आपको पहले मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहूंगा कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। बड़ा तसल्ली से लोगों का क्वेश्चनों का जवाब देते हैं, ये नहीं है कि बीच में फोन काट दिया और ऐसे वैसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी बोलिए। बहुत आपका शुक्रिया। अच्छा, मेरे आपसे तीन छोटे से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि मैं ना इस समय टायर 1 एंटरप्रेन्योर पे हूँ, जो कि मेरा सितंबर में फिनिश हो रहा है, और मेरे दिसंबर में 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो तकरीबन 2.5 माह का गैप है। तो ये जो मेरे को बताया जा रहा है कि आप FLRO की एप्लीकेशन लगा दें और ये आपका गैप कवर अप हो जाएगा, तो उसमें अगर वो तो ये इसमें मुझे को क्या करना चाहिए? आप पहले तो ये ऑप्शन बताएंगे। अभी जो टियर 1 के जो आपके वो जो वीज़ा ख़त्म हो रहा है, ये भी पहले 3 साल का वीज़ा ख़त्म हो रहा है या अभी फिर आप? जी पहले 3 साल का। देखिए, आप 2 सूरतें हैं, आप FLRO प्राइवेट, मतलब वो प्राइवेट फैमिली लाइफ की बेसिस पे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो एक्सटेंशन की भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो उसमें क्या मसला है?
सर मेरी इनकम वो पूरी नहीं हो रही, जो कहते हैं ना वो 2 मंदे जो उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो मेरी कंप्लीट नहीं हो रही है उसमें। देखिए अब बात ये है कि अगर आपकी कंप्लीट नहीं भी हो रही तो आप फिलहाल आपने अल्टीमेटली करना तो 10 ईयर्स की बेसिस पे है ना। अगर वो इनकेस अपना रिफ्यूज करके अच्छा पहले बेस हरदीप साहब मुझे बताया जा रहा है एक ब्रेक का टाइम हो गया, आप किधर जाइएगा नहीं, मैं ब्रेक से आके फिर आपसे कंटिन्यू करता हूँ बात, ठीक है जी। नाज़रीन एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होते हैं।